हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इवोल्यूशन। आप लोगों को पता है इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समय के साथ जो चेंजेस आता है, समय के साथ जो ऑर्गेनिज्म्स में मॉडिफिकेशंस आते हैं, उन्हें हम इवोल्यूशन बोलते हैं। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में देखा कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था। सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना प्रोटोबायोन्ट्स, जिसको हम लोग प्रीकर्सर ऑफ द सेल बोलते हैं। जो सेल नहीं था, सेल के जैसा स्ट्रक्चर था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा। प्रोटोबायोन्ट्स के बाद बना प्रोकैरियोट्स, और फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का ओरिजिन हुआ। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। देखो, हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ देख रहे थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो प्रिमिटिव अर्थ था, वहां पे फ्री एटम्स था। क्या था वहां पे? फ्री एटम्स। फ्री एटम्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। फ्री एटम्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में, सेल का जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो चीज था, कोसर्विट्स और माइक्रोस्फेयर। कोसर्विट्स और माइक्रोस्फेयर। प्रोटोबायोन्ट्स से ओरिजिन हुआ प्रोकैरियोट्स का, और प्रोकैरियोट्स से ओरिजिन हुआ यूकैरियोट्स का। तो इस सीक्वेंस से जो केमिकल इवोल्यूशन है वो चला, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। अब देखिए, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स था, है ना, जो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स था, कौन था? प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स से क्या आया? प्रोकैरियोट्स आया। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा ये प्रोकैरियोट्स कैसा था? हेट्रोट्रॉप्स था। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये गेन किए हुए था। मतलब इसके आसपास में जो भी कार्बन का सोर्स था, उसका यूज करके ये ग्लूकोज बना के खा लेता था, है ना, वहां से अपना एनर्जी लेता था। फिर उसके बाद हेट्रोट्रॉप्स के बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स बना। कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर ले। इसके अंदर कौन कौन आता था? सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया के बाद आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया। और इसके अंदर कौन आता था? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉप्स ये सारे थे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद कैसा न्यूट्रिशन आया? कीमो ऑटोट्रॉप्स के बाद आया फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है ना। जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन ये आज का फोटोसिंथेसिस और ये वाले फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस था। आज जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है पहले का एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। देखो, फोटोसिंथेसिस में जब वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स यूज होता है, तब ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन पहले प्रिमिटिव अर्थ में हाइड्रोजन एज वाटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स यूज नहीं होता था। क्या होता था? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसीलिए एज अ हाइड्रोजन सोर्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रोजन का यूज तो कर लेता था, लेकिन ये सल्फर को फिर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देता था। जैसा कि आजकल के फोटोसिंथेसिस में होता है ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज। फिर इसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप से क्या बना? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ये आज वाला जो एंजियोस्पर्म से ग्रीन प्लांट्स, वो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। हम लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर जो हम लोग रूट में डालते हैं वो है। यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में, और यहाँ पे क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल जो ग्रीन प्लांट्स है वो वाटर को यूज कर रहा है एज अ हाइड्रोजन सोर्स, और ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये आजकल के प्लांट में होता है। पहले क्या हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज होता था एज अ हाइड्रोजन सोर्स, इसीलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है।
अभी तक आप लोग देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, है ना, सब क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब नो ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या करता था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता था। ये एनारोब्स था, ये एनारोब्स था, ये एनारोब्स था, ये एनारोब्स था, यहां तक सब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता था क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था। अब यहाँ के बाद फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसके बाद वाले एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगे, और जो ग्लूकोज प्रिपेयर करे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको कन्वर्ट करने लगे एटीपी में, जिस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन सोर्स का यूज करके ग्लूकोज बनाना इज फोटोसिंथेसिस। लेकिन अब उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, है ना, ऑक्सीजन को, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, हम लोग खाना खा रहे, ग्लूकोज जा रहा है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी रिलीज होता है जो कि हमारा एनर्जी सोर्स है ना। तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखो, तो आपको यहां से क्या समझ आता है कि जो सबसे पहले का ऑर्गेनिज्म था, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, वो था हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एनएरोबिक। बाद में इसे इवोल्यूशन हुआ, ये क्या बन गया, ये बन गया ऑटोट्रॉफिक एरोबिक, है ना, ऑटोट्रॉफिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहां के बाद जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो अब क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में मतलब ऑक्सीजन आ गया है, और इसके बाद वाले जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एरोब्स बन जाएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे और अपना एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहले हेट्रोट्रॉप्स आया कि पहले ऑटोट्रॉप्स आया वो। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रोकैरियोट्स से इस यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ यूकैरियोट्स वर फॉर्म्ड। इसके लिए हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। देखते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है। इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाउ यूकैरियोट्स वर फॉर्म्ड, यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना, यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम लोग जानना चाहते हैं। उसके लिए थ्योरी क्या है, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। देखो पहले जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ था, पहले जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ था तो फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बना, है ना। और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये यूकैरियोट्स कैसे बना। देखो पहले जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ये सब क्या है, ये सब प्रोकैरियोट्स है, ऑल आर दी प्रोकैरियोट्स। और इसी में से कोई एक बड़ा प्रोकैरियोट्स था, ये भी प्रोकैरियोट्स है। ये प्रोकैरियोट्स क्या किया, इन छोटे वाले प्रोकैरियोट्स को खाना स्टार्ट कर दिया, है ना, इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये सारे जो छोटे वाले प्रोकैरियोट्स इसको खाना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटा वाला प्रोकैरियोट्स है इस बड़े वाले प्रोकैरियोट्स से बोला कि भैया आप तो मुझे खाइए लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं आपके बॉडी के अंदर आपके सर्वाइवल में हेल्प करूंगा, है ना। इसीलिए देखो सिम्बायोटिक बोलते हैं ना, सिम्बायोटिक, इंडो सिम्बायोटिक, बॉडी के अंदर हेल्प कर रहा है सर्वाइव करने में। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग आज एग्जांपल से समझते हैं, मिटोकॉन्ड्रिया, एक सेल ऑर्गेनील्स होता है मिटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। इस मिटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी का फॉर्मेशन करना एरोबिक रेस्पिरेशन से, है ना। इसीलिए इस मिटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी तरह एक और सेल ऑर्गेनिल्स है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। हम ये सब एग्जांपल क्यों ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि एक समय में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट था ये सब प्रोकैरियोट्स था, है ना। क्या था, ये सब प्रोकैरियोट्स था। कैसे हमको पता चला ये प्रोकैरियोट्स है, तो देखो जैसे कि आप इस मिटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, सपोज दैट ये कोई एनिमल सेल है, क्या है, ये कोई एनिमल सेल है। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एनिमल सेल का डीएनए है, ठीक है ना। उसी तरह ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिल्स रहता है, तो यहीं पे मिटोकॉन्ड्रिया है, सपोज दैट क्या है, यहाँ पे मिटोकॉन्ड्रिया है।
तो अगर आप एनिमल सेल को फाड़ कर देखें तो आपको ये जो मिटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, अगर आप इसको भी फाड़ कर देखेंगे तो इसका अपना डीएनए है। मिटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, वो भी कैसा, जैसा प्रोकैरियोट्स का डीएनए था बिल्कुल ये वैसा ही डीएनए है इस मिटोकॉन्ड्रिया का। अब जैसे यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो होता है एटीएस टाइप का, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो होता है 70s टाइप का। तो आप जैसे ही इस मिटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो इसके पास कैसा राइबोसोम था, 70s राइबोसोम था, जो कि प्रोकैरियोटिक का होता है। तो यहां से हमको पता चला कि जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर आकर रह रहा है। कैसे आया, तो बिल्कुल इस तरह से ऐसा हुआ होगा, पहले जो बड़ा वाला प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल को खाना स्टार्ट किया, और जो छोटे वाले प्रोकैरियोटिक सेल वो बड़े वाले प्रोकैरियोट से बोला कि आप मुझे खाइए, मैं मरूंगा नहीं, मैं आपको सर्वाइव करने में हेल्प करूंगा, है ना। ये मिटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है ना। और उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रोकैरियोट्स था पहले जो यूकैरियोट्स के अंदर रह रहा है सिम्बायोटिकली। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, और ऐसे ही प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, होप आपको ये समझ आ रहा होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखो इसके बाद हम जैसे बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है और केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, केमिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हुआ है इस धरती पे। अब जैसे कि ये सारा इवोल्यूशन हो रहा है, इसका क्या एविडेंस है ना, कुछ सबूत चाहिए ना। हम लोग अगर बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है तो उस इवोल्यूशन का क्या सबूत है। तो इवोल्यूशन का सबूत हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या सबूत है इवोल्यूशन का। उसमें हम लोग सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे, हम लोग को जो फॉसिल्स मिलता है जमीन के अंदर खुदाई के दौरान, अलग अलग बोन्स मिलते हैं, टीथ मिलते हैं, हॉर्न्स मिलते हैं, क्लॉज मिलते हैं। तो ये जो सारा फॉसिल्स है वो एक एविडेंस होता है इवोल्यूशन का। तो हम लोग आगे देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, उसमें होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन होमोलॉजी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ऑल दीज आर दी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये हम लोग को बताता है इवोल्यूशन हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स ऑल।